सुचित्रा पिल्लई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9th का पाठ लहासा की ओर पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में के लेखक श्री राहुल साकृत्यायन जी हैं। आपने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस प्रकार की, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का पाठ लहासा की ओर पढ़ रहे हैं। इस पाठ के लेखक राहुल साकृत्यायन जी हैं। बच्चों, यह जो पाठ है ये यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत अर्थात जब लेखक जी हमारे तिब्बत यात्रा की ओर गए थे, उस समय के दौरान उन्होंने जो यात्रा की उसके उन्होंने सारे अनुभव इस वृतांत के माध्यम से हमें दिए हैं। पाठ लहासा की ओर। पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो सन उन्होंने 1920 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। बच्चों, यह वह समय है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अर्थात हमारे देश में अंग्रेजी शासन था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। छद्मवेश का अर्थ है कि अपनी असली पहचान को छुपा कर की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। यात्रा वृतांत का परिचय। बच्चों, यात्रा वृतांत यह भी हिंदी की एक गद्य की विधा है। यात्रा वृत्त संस्मरण और रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा है। इसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का रोचक वर्णन करता है, साथ ही सौंदर्य का बोध और कौतूहल जगाए रखना, ये दोनों ही यात्रा वृत्त की खूबियां हैं। कौतूहल जगाए रखना अर्थात पाठक के मन में यह भाव जागृत होता है कि आगे कैसा लिखा हो, कैसी यात्रा रही होगी, कैसा दृश्य उपस्थित रहा होगा। यात्रा वृत्त विषय प्रधान व विषय प्रधान भी हो सकता है। यात्रा वृतांत में विवरण की प्रधानता इसकी प्रमुख विशेषता रही है, अर्थात जो भी हम लेखक वर्णन करते हैं वह वर्णन इतना विस्तृत और कौतूहल से भरपूर होता है। लेखक के अनुसार यात्रा वृत्त लिखने के लिए हमें पैदल ही यात्रा करना ठीक रहता है। उनका कहना है कि यदि हमें यात्रा वृतांत लिखना है तो हमें पैदल यात्रा यदि करते हैं तो बहुत ही हमें एक सुखद और रोचक अनुभव की प्राप्ति होती है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। डांडा, थोंदला, भीटे, कंडे, सत्तू, थुकप्पा, इनके देखिए अर्थ भी दिए गए हैं। ठांडा यानी ऊंची जमीन, तिब्बत सीमा का एक स्थान, भीटे टीले के आकार, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले, सत्तू अर्थात भुने हुए अन्न, जौ, चना आदि का आटा, थुकप्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेग की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ है। और भी शब्द देखिए। गंडा, जिसे मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा होता है। चिरी, कपड़े की फाड़ी हुई पतली सी टुकड़े को चिरी कहते हैं। भरिया यानी भारवाहक यानी सामान लेकर चलने वाला। दोनों चिंठे अर्थात लमईक राहदारी, अर्थात इसमें जो बड़ा जो विस्तृत इसका अर्थ दिया गया है वह यह है दोनों चिंठे का कि जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोंग अर्थात मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी लमईक राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी। अगला शब्द है दोनिक
व कस्तो अर्थात यह एक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वोतेज जो 17वीं शताब्दी के थे, उनके उपन्यास के डॉन क्विक्सोट का नायक है, जो नायक हमेशा घोड़े पर चलता था। अगला शब्द है सुमति, जिसका साधारण अर्थ है मंगोल भिक्षु। लेखक को यह यात्रा के दौरान मिला, जिसका नाम लोअब्स शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति के नाम से ही पुकारा गया है। बच्चों, अब हम राहुल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। राहुल जी का जन्म सन 1893 में ग्राम पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे जी था। आपकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। राहुल जी का देहांत 1963 में हो गया था। आपने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी सहित रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी रहे थे और इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। बच्चों, देखिए राहुल जी ने कितनी सारी भाषाओं को सीखा, जाना और जानकार बने, इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। बच्चों देखिए, बहुत कठिन काम होता है इतनी सारी भाषाओं को सीखना और उनको जानना। आपकी प्रमुख रचनाएं। मेरी राहुल साकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां रही है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। राहुल राहुल साकृत्यायन जी की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 1993 में उनकी जन्मशती के अवसर पर 100 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। बच्चों, यात्रावृत लेखन में आपका नाम अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य भी बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। बच्चों, हम पाठ प्रारंभ करते हैं। आप देखिए, प्रस्तुत पाठ जो है राहुल साकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से। बच्चों, इस पाठ में तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा व तिब्बती समाज की पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। आज हम इसी जानकारी को यहाँ से पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तब भारतीयों को तिब्बत यात्रा की आज्ञा नहीं थी, इसलिए उन्होंने भिखारी के छद्मवेश में यह यात्रा की। जब फरी कलिंग पोल का रास्ता नहीं खुला था, तब नेपाल व
भारत से इसी रास्ते से चीजें तिब्बती जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। बसेरा बनाने के बाद अब वहां पर कुछ आबादी भी दिखाई देने लगी। तिब्बत में परित्यक्त एक चीनी किला भी था। अब इस चित्र में देखिए बच्चों कि लेखक के साथ जो लेखक छद्म वेश में है अर्थात भिखारी के वेश में है और उनके साथ सुमति अर्थात मंगोल भिक्षु जो भी है उनके साथ है। आपने इनके साथ ही यह यात्रा प्रारंभ की थी। इन किलों के कुछ ही भागों में लोगों ने अपने बसेरे भी बना लिए गए थे। ऐसे ही एक परित्यक्त यानी छोड़े हुए किले में लेखक व उनके मित्र रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफें तो है, लेकिन साथ में कुछ आराम भी है। अब आइए हम जानते हैं वहां पर क्या आराम है, कुछ आराम की बातें। तिब्बती समाज में वहाँ जाति-पाति, छुआ-छूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें वहाँ पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से भीतर घर में घुसने नहीं देते, लेकिन आप वहाँ पर भीतर तक जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को आप अपनी झोली में से आप चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। देखिए बच्चों, अगला हमारा है कि वह चाय किससे बनती थी? मक्खन और सोडा। आप नमक तीनों चीज दे दीजिए। वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के आपको टोटीदार बर्तन जिसे खोटी कहते हैं रखकर आपको दे देगी। अगर आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ा है, तो आप खुद जाकर चोंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। बच्चों देखिए चित्र में दिया है कि किस प्रकार के चाय किस तरह कूटी जाती है इन बर्तनों में और किस तरह से बनाई जाती है। चाय बनने के बाद केटली में हम वह कैसे आपको परोसते हैं और किस तरह से आप उसे पीते हैं। ये पूरे वहाँ के बर्तन आप देख रहे हैं। देखिए अब इसके पश्चात परित्यक्त चीनी किले के बाद लेखक जब थोंगला के पहले एक गांव में पहुंचते हैं, लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से बहुत सी जान पहचान है। जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें एक अच्छी जगह मिली। लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब हम 5 साल बाद वापस दोबारा इस यात्रा पे आए थे, लेकिन उस समय हम भिखमंगे के वेश में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में भी आए थे और घोड़े पर सवार होकर आए थे। उस वक्त भी हमें इतनी अच्छी जगह रहने को नहीं मिली, किंतु आज हमें देखिए बहुत अच्छी जगह मिली है। जबकि दूसरी यात्रा के समय उन्हें जानकारी पूरी नहीं थी, इसलिए उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली। और साथ में एक कारण यह भी रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे गरीब झोपड़े भी थे। बहुत से कुछ लोग उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर थे, खासकर वे शाम के वक्त छंग पीकर अर्थात शराब पीकर कम होश हवास में दुरुस्त रखते थे। बच्चों देखिए ये वहाँ का कल्चर दिख रहा है और साथ ही ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं जिसमें वे मदिरा का पान करते थे। ये देखिए बच्चों बहुत सुंदर सा चित्र दिया है। यहाँ पर लेखक वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था।
डाकुओं के लिए यही जगह सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि वहां पर खूनी को सजा तो मिल सकती थी, लेकिन निर्जन स्थानों पे मरे हुए आदमी की कोई वहां पर परवाह नहीं करता। तिब्बत में हथियारों का कानून न होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। यदि वे किसी की हत्या भी कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह ही नहीं मिलता था और वे आसानी से बच जाते। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल व बंदूक लेकर घूमते थे, जिस कारण डाकुओं को अपनी जान का भी खतरा। इसलिए डकैत पहले वहां पर लोगों को मार देते थे, फिर देखते ही देखते उनके पास पैसा है या नहीं, यह चीज बाद में देखते थे। यहाँ पर जब लेखक भिखमंगे के वेश में थे तो जहाँ कहीं वह वैसी सूरत देखते, अपनी टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची अर्थात दया दया एक पैसा कहकर भीख मांगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर वे कैसे चलते। और अगला पड़ाव उनका 16-17 मील था। तब लेखक ने सुमति से लंगकोर के लिए 2 घोड़े लाने को कहा। भीटे हमने पढ़ा था, भीटे अर्थात टीले जैसा ऊंचा स्थान की ओर देखने वाले पहाड़ वहां पर बिल्कुल नग्न थे। वहां पर चारों तरफ बर्फ की ना तो सफेदी थी और ना ही वहां पर हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का एक मंदिर था। अब देखिए मंदिर किस तरह का था। वह जो मंदिर था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ये बच्चों देखिए वहां के मंदिर का स्थान। साथ में हम आपको एक चित्र भी दिखा रहे हैं। यह स्पेनिश उपन्यासकार सार्वी तेज के का चित्र दिया गया है, दिखाया गया है आपको यहाँ पे। लेखक अपने यह मंदिर से उतरने के बाद जब लेखक चढ़ाई पर जाते हैं तो उनके साथी के साथ वह बिछड़ जाते हैं। क्यों बिछड़ते हैं? क्योंकि उनका घोड़ा कुछ धीमे चाल से चलने लगा। लेखक को लग रहा था कि वह उसे धीरे धीरे हाथ से थपकी देकर चला सके, लेकिन थकावट के कारण वह उन्हें मारना भी नहीं चाहते थे। इस प्रकार उनका घोड़ा झूमता झूमता रास्ता भटक गया और दोनों वो अपने दोस्तों के साथ पीछे रह गए। काफी दूर, करीब 2 या 4 किलोमीटर जाने के पश्चात उन्होंने एक गांव में पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। उनको पूछने पर पता चला कि यह तो लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था, आप गलत रास्ते में आ गए। फिर लौट कर लेखक उसी रास्ते को पकड़ते हैं और उसके पश्चात वे आगे जाकर अपने दोस्त से मिलते हैं। लेखक गलत मार्ग पर जाने पर जैसे ही वहां लौटकर अपने दोस्त से मिलते हैं तो दोस्त जो है मंगोली भिक्षु जी है, उनका मुख लाल हो जाता है और वो बहुत उन्हें उन पर गुस्सा करते हैं और जैसे ही वो गुस्सा करते हैं तो कहा गया है कि मंगोलों का मुख वैसे ही लाल होता है और सुमति जी बहुत उनके गुस्सा कर रहे थे, जो लेखक उन गुस्से का सामना कर रहे थे। सुमति कहते हैं कि मैंने आपके इंतजार में 2 कटोरी कंडे फूंक डाले, अर्थात 2 टोकरी कंडे जो थे उनको जलाकर उन्होंने चाय भी बनाई और अपने सर्दी को भी भगाया। इसके पश्चात ये देखिए जो उपले दिख रहे हैं, इनको गोबर के कंडों को उपलों कहा जाता है। लंगकोर में सुमति के ने एक यजमान के यहाँ रुके। वहां उन्होंने चाय और सत्तू खाया तथा रात को गर्मा गर्म हुक्का भी खाया। इसके पश्चात लेखक कहते हैं कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। देखिए ये बच्चों चित्र देखिए तिंगरी समाधि गिरी का। आसपास के गांव में सुमति के बहुत सारे यजमान थे, किंतु वे सभी यजमान जो थे
सुमति चाहते थे कि वे सभी से मिले और उन्हें गंडे और ताबीज बांटे, किंतु लेखक ने उन्हें वहां रुकने से मना कर दिया, क्योंकि लेखक को पता था कि सुमति यहाँ पर ज्यादा दिन लगा देगा और उनकी आगे की यात्रा रुक जाएगी। सुमति गंडा ताबीज बांटने में लगे थे, लेखक बार बार उनको मना करते थे, तो सुमति ने उन्हें स्वीकार कर लिया। लेखक ने कहा कि अगली बार आप आकर यह सब बांट लेना। इसके पश्चात लेखक ने उन्हें भारिया को ढूंढने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें भारिया तो न मिला। जब भारिया उन्हें नहीं मिला तो उन्हें दोपहर की 11 से 12 की तेज धूप में पैदल चलना पड़ा। लेखक ने अपने कपड़े स्वयं भरे और साथ ही लेकर वह सूरज की तरफ मुंह कर चल दिए। भारिया के न मिलने की वजह से मौसम भी बहुत ठंडा था और लेखक को बहुत परेशानी होनी थी। तिब्बत की जमीन, यहाँ पर देखिए बच्चों, तिब्बत की जमीन पर आपको ये सारे मठ और ये दिखाई दे रहे हैं। लेखक जब वहाँ जाते हैं तो रास्ते में उन्हें शेखर विहार के चलने के लिए कहते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बची है। इन जागीरदारों का बहुत सा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करते थे, जिसके लिए उन्हें मजदूर बेगार मिल जाया करते थे। देखिए मठ और विहार यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार मिलने के बाद कुछ खेती का इंतजाम देखने के लिए बौद्ध भिक्षु को भी भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर विहार के मुखिया नम से बड़े भद्र पुरुष थे। यहाँ एक अच्छे मंदिर में लेखक को कुंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां पुस्तकें मिल गई। एक एक पोथी 15 सेर वजन माप की इकाई से कम नहीं थी। यहाँ अच्छे मंदिर में जैसे ही उन्हें यह पुस्तकें प्राप्त होती है, लेखक पोथियां पढ़ने बैठ गए। अब उन्होंने सुमति को भी उनके यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। अगले दिन पोथी पढ़ने के पश्चात वे अगले दिन नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके समक्ष है, इन्हें आप ध्यान से देखिए। एक एक अंक के उत्तर हैं। मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं, इसे आप जरूर हल कीजिएगा। ये अन्य प्रश्न और हैं कि तिब्बत में खतरे की जगह कौन सी थी, इन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ये कुछ सभी छोटे छोटे से प्रश्न हैं। यह सारे प्रश्न करीब करीब परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, लेखक ने विदाई किससे ली? लेखक ने विदाई नमसे भिक्षुक से। बच्चों, आज हमारी कक्षा में हमने लहासा की और पाठ को पढ़ा, समझा और कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमने समझा, यात्रा वृत्तांत समझा है। आपको निश्चित ही यह पाठ समझ में आया होगा। यदि आपको किसी तरह की कठिनाई आती है तो आप अपने विषय शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। अब हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।